Hello students, welcome back to my YouTube channel Inspiration Classes and today we will discuss about fourth chapter of social science। आज हम बहुत डीप में इस लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है वायु। आप किसी भी चीज़ों की तैयारी करते हो या फिर आप किसी भी क्लास में हो, अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, वायु चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो आप अच्छे से इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ें और सारी चीज़ों को डीप में सीखें। चलिए, आप इस बात को जानते हैं क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, CO2 उसको कहते हैं, वो वायुमंडल में फैलती है और फैल करके क्या करती है, पृथ्वी से विकसित ऊष्मा, जो विकसित ऊष्मा है पृथ्वी की जो विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर ही रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। यानी तो ग्रीन हाउस गैस क्या हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके अभाव में हाँ, इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। यानी अगर इसका अभाव हो जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अभाव हो जाए, तो धरती क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस उष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, भूमंडलीय तापन होता क्या एक्चुअली, अभी मैंने बताया ना कि जो वायुमंडल पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और वायुमंडल पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो कारखाने हैं, जो कार है, उनके धुएं वगैरह वायुमंडल में निकलते हैं, जिसके कारण इस वायुमंडल का स्तर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बढ़ता चला जाता है। जिसकी वजह से ना क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ने लग जाता है, जिसको हम भूमंडलीय तापन कहते हैं या फिर इसको ग्लोबल वार्मिंग भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तापमान में इसकी वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश जमी हुई बर्फ पिघलती है। यानी जो तापमान में इसकी वृद्धि होगी तो बोलते हैं ना ग्लेशियर पिघलती है। तो ग्लेशियर कैसे पिघलती है, मैं अब बात करूं ग्लेशियर कैसे पिघलती है, तो ग्लेशियर इन्हीं सब कारणों के कारण ही पिघलती है। यानी अगर आप मान के चलिए कि अगर CO2 बढ़ जाए, और CO2 बढ़ जाए जिससे और भी तरह की चीज़ें बढ़ जाएं, तो गर्मी बढ़ जाएगा, भूमंडलीय तापन बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगा। और जब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगा तो जिन भी ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ जमी हुई है वो क्या हो जाएगी, पिघलनी शुरू हो जाएगी। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, समुद्र के जल स्तर में क्या होगी, धीरे धीरे वृद्धि होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगा। जिससे तटीय क्षेत्रों में क्या आ जाएगा, जो नज़दीक वाले क्षेत्र हैं नदियों के, उनमें क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगा। ठीक है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, आगे वाले समय में, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। जिसके कारण कुछ पौधे भी लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और पशु भी चले जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको मैंने इस वायु चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपको बताया। और अब हम चलते हैं लाइन बाय लाइन इस टॉपिक पे। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। यानी हमारे पृथ्वी पर रहने के लिए चारों तरफ क्या है, चारों तरफ वायु है, चारों तरफ वायु है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। यानी वायु किसे कहते हैं, वायु में यानी सभी तरह की गैसों का एक संपूर्ण संकलन, जिसको हम वायु कहते हैं। और उन वायु से पूरी तरह से जो पृथ्वी है चारों तरफ चादर के रूप से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यानी अगर आप जीवित हो, मैं जीवित हूँ, या कोई भी अन्य व्यक्ति जीवित है, तो वो किसकी वजह से जीवित है, तो वो केवल और केवल वायुमंडल की वजह से जीवित है। क्योंकि उस वायु के अंदर क्या मौजूद रहता है, ऑक्सीजन मौजूद होता है। और वो ऑक्सीजन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उस बारे में हम आगे और जानेंगे। ठीक है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। यानी वायु सांस लेने के लिए प्रदान करता है। ठीक है। ठीक है।
एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है। यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारे स्किन को यानी त्वचा को क्या करेंगी, खराब करेंगी। उससे उसकी उसको भी क्या करता है वो रोकने की कोशिश करता है ये वायुमंडल। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तृप्त होकर जल सकते हैं। यानी अगर ये वायुमंडल की चादर ऊपर न हो, यानी हमारे आसपास कुछ भी वायुमंडल यानी वायु न हो, तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। अभी आपको पता है ना 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। तो इस तरीके से हम एक बात तो समझनी होगी कि अगर ऊपर चादर नहीं होती, यानी किसकी चादर, वायुमंडल की चादर, तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती। ठीक है, अब आगे चलते हैं धीरे धीरे। आप लाइन बाय लाइन है, स्क्रीन पे ऑन है, आप स्क्रीन पे बिल्कुल निगाह जमा करके आप केवल सुनते जाइए। अगर आप सुनते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें, आपका डाउट एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तृप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। यानी एक ऐसी वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया, यानी हमारे चारों तरफ का जो वायुमंडल है जिसने क्या किया है, पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखने का काम किया है। और इसकी वजह से सभी तरह के जीव जंतु और जितने भी तरह के मनुष्य हो गए या फिर कुछ भी जीवों का एक जीवन है ना, उसके ऊपर जीवित रहना चालू हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और वायुमंडल का संगठन पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वायुमंडल के संगठन की। संगठन क्या होता है, अब उसको जानते हैं। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ तो आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आराम से पढ़िए, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। अगर एक बार पढ़ेंगे और बारंबार आपको याद रहेगा, जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा, फिर दोबारा आपको किताब उठा करके पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। चलिए चलते हैं। क्या आप जानते हैं जिस वायु का उपयोग हम सांस के लिए लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वो अनेक गैसों का मिश्रण होती है। यानी एक बात स्पष्ट हो गई, वो है क्या कि वायु जो है वो गैसों का क्या है बेटा, मिश्रण है। यानी अनेकों अनेक तरह की गैसों से मिल करके क्या बना है, वायु बना है। ठीक है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन वो क्या होते हैं, एक ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग क्या होता है, वायुमंडल का बड़ा भाग बना होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, आर्गन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में पाए जाते हैं और देखे जाने के लिए मिलते हैं, दिखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4.1 में वृत्त रेखा दिया गया है। ये आप जो चित्र दिख रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक बात निश्चित रूप से समझ में आपको आ जाएंगे। वो क्या कि इस चित्र में आपको एक बात जरूर दिखाया होगा, इस चित्र में, कि ऑक्सीजन जो है ना, ये जो पूरा वृत्त है ना, ये पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस पूरे वायुमंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे समझिए। और इसमें नाइट्रोजन जो है ना, 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है। और अन्य सभी में जितनी भी तरह की गैसेज हैं, जिसमें 0.04% सभी गैसेज आ जाती हैं, और आर्गन जो है 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो इस तरीके का कुछ लेखा जोखा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे।
जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों को प्रदर्शित प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है। यानी वायुमंडल में हमारे वायुमंडल में और उस वायुमंडल के अंदर गैसों की बात करें तो सबसे अधिक गैस की बात करें तो सबसे अधिक गैस की बात करें तो कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। और इस नाइट्रोजन की बात करें, यानी बात करूं तो नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसें हैं। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकाल देने की जो प्रक्रिया है, ये बायोलॉजी के अंदर आप जब रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ोगे ना, उसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, जैसे श्वसन तंत्र है ना, हमारे पूरे शरीर के अंदर एक श्वसन तंत्र है और उस श्वसन तंत्र के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता जरूर होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। वो सीधे वायु से क्या नहीं ले पाते? नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे का प्रयोग कर सके। ठीक है, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। यानी ऑक्सीजन, यानी पहली गैस कौन सी हो गई? तो पहली गैस हो गई आपकी नाइट्रोजन, जिसका प्रतिशत की बात करूं तो 78% उसका प्रतिशत होता है। ये आपको पता है और इसको आपने पढ़ लिया। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। यानी पशु जितने भी तरह के हो गए और मनुष्य जितने भी तरह के हैं, तो वो सब क्या लेते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और हरे पादप यानी हरे तरह के पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यानी अब एक टर्म आया प्रकाश संश्लेषण, ये भी एक विज्ञान का टर्म है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे वहाँ पे। और इसका मतलब क्या होता है, एक लाइन में मैं समझा देता हूँ आपको। सूर्य की रोशनी उस पत्तों पे पड़ती है, तो वो जो पत्ते होते हैं ना, वो गर्म होते हैं, उनमें रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट होती है, जिसके द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है और यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। अगर हम वृक्ष को काट दें तो यह संतुलन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसेज हरे पादप और भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? कोयले और खनिज तेल का थोड़ा सा कम प्रयोग करें। वे वायुमंडल के प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप इसके क्या होता है? बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है, जिसके द्वारा असमय पे ज़्यादा गर्मी हो जाने लगती है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, वायुमंडल की संरचना की बातें करते हैं। ठीक है, आप के स्क्रीन पे दिख रहा होगा वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल जो है ना, 5 परतों में विभाजित है। और कौन कौन से परत हैं वो सबको हम पढ़ेंगे आराम से, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। और ये है क्षोभ मंडल। सबसे पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिमंडल बहिमंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल क्या होता है? अभी मैं बात करूं तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा लंबा चित्र है जिसके द्वारा स्क्रीन को छोटा करना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं। तो स्क्रीन पे बात करूं तो आप स्क्रीन के अंदर देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो क्षोभ सीमा है, यानी क्षोभ मंडल, यानी ये जो माउंटेन एवरेस्ट जो देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ रही है क्षोभ मंडल के सीमा में। ठीक है,
क्षोभ मंडल की सीमा में। यानी अब क्षोभ मंडल को थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं तो इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो परत है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्षोभ मंडल है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, यानी इसकी औसत ऊंचाई कितने किलोमीटर है कि 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। तो प्रश्न बनता है कि हम किस वायुमंडल के किस मंडल में, वायुमंडल के किस मंडल में हम रहते हैं और हमारा जीवन चलता है। तो क्षोभ मंडल इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरी, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो दूसरा आंसर इसका 13 किलोमीटर हो जाएगा। चलते हैं आगे। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी तरह की घटनाएं जैसे वर्षा का होना, कोहरा होना, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती है। अब बात करेंगे समताप मंडल की। ठीक है, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और समताप मंडल की बात करेंगे। तो क्षोभ मंडल के जो ऊपरी वाला भाग है ना बेटा, उस भाग के अंदर, उस भाग को ही हम समताप मंडल कहते हैं। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। तो पहला क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर, उसके 50 किलोमीटर तक क्या समताप मंडल। और यह परत बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ठीक है, इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। यानी हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाया जाता है, समताप मंडल में। ये बहुत बड़ी प्रश्न है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यानी समताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो होती है ना, यानी गैसें होती हैं, से हमारी रक्षा करती हैं। अन्यथा होता क्या है कि जब वो गैसें हमारे स्किन पे पड़ेंगी तो स्किन कैंसर भी कर सकती हैं। अब आगे बात करते हैं मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल तक की बात करते हैं। और यह वायुमंडल की तीसरी परत है। और पहली परत हो गई क्षोभ मंडल, दूसरा क्या, समताप मंडल। पहला 13 किलोमीटर, दूसरा 50 किलोमीटर। अब तीसरे की बात चल रही है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है और यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ठीक है बेटा, यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत पर आने पर जल जाते हैं। यानी जो अंतरिक्ष में, अब एक बात बहुत ध्यान से देखनी है, यह लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। पहली 13, दूसरी 50 और तीसरी 80। मध्यमंडल कितना, 80। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो होते हैं ना, इस परत में आने पे वो जल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बाहरी मंडल, वायुमंडल। बाहरी वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जो तापमान है ना, बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। आयन मंडल इस परत पर एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार हो गया और बहुत सारी तरह की सूचनाएं रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। यानी एक बात तो समझ में आ गई कि बाहरी मंडल के अंदर ही क्या होता है, रेडियो की तरंगे परावर्तित होती हैं। अब बरही मंडल। ठीक है, ब्रह्मी मंडल। वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बरही मंडल के नाम से जाना जाता है और यह वायु की पतली परत होती है, सबसे पतली परत। और हल्की गैस से जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ठीक है, इसी तरीके से अंतरिक्ष में तैरती हैं। तो इस तरीके से हमने सारे गैस के जो भी अलग अलग वायुमंडल के पार्ट थे उनको मैंने कंप्लीट किया। इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप पूछ लिया करिए, कमेंट जरूर करिए और कमेंट करके जरूर पूछा करिए। क्योंकि जब भी आप पूछते हो तो मुझे ये लगता है कि हाँ आपने इस वीडियो को देखा तो है एटलीस्ट, जिससे आपको बैठकर, क्योंकि आजकल वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे। मौसम एवं जलवायु। क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा, धूप निकलेगी,
कितनी बार होगी हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। और हालांकि बात तो सही है, ये केवल मैच में ही नहीं, ये तो केवल अगर गांव में हो आप और गांव के अंदर हो तो गांव के अंदर भी इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है, हमारा जो शरीर है वो एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है, यानी इसको कैसे नियंत्रित करना है। सो वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन स्थिति होती है आर्द्र एवं गर्म। आर्द्रता कितनी है और उसके अंदर गर्माहट कितनी है, गर्म कितनी है। मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है, मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा गुस्सैल बना सकता है। ठीक है, अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, एक नाटक की तरह से वो हमेशा बदलता रहता है। किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का मौसम, औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों नहीं करते हैं या क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता हो जाना चाहिए कि हाँ आने वाला मौसम कैसा है, इसकी वजह से। ठीक है, चलिए, क्या आप जानते हैं यह जानकर कहाँ गया, एक मिनट, थोड़ा सा इधर आ गया है स्क्रीन, कोई बात नहीं। हाँ, आपका जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के लगभग इतना भाग, केवल एक भाग, 2 अरबवा, ठीक है, 2 अरबवा ही प्राप्त करती है। ठीक है, ध्यान रखना आप। तो तापमान की बात करते हैं, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। यानी जिस भी तापमान का आप अनुभव करते हैं, यानी गर्मी जितनी हो रही है, सर्दी जितनी हो रही है, वो तापमान वायुमंडल का होता है। और वायु में मौजूद मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। यानी वायुमंडल के मौजूद ताप, यानी कितनी ताप उसके अंदर मौजूद है, तापमान उसका कितना है, कितनी गर्मी बनी हुई है, और दूसरा शीतलता, कितनी ठंडक है उसके अंदर। तो इन दोनों के परिमाण को, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड को ही तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। ये बड़ी ही अनोखी बात लिखी हुई है कि वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। और शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। ये तो आप देखे ही होंगे, ठंड में तो ठंड ज़्यादा लगती है, गर्मी तो होती नहीं, लेकिन गर्मी में तो पसीना आने लग जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तमाम तापमान के वितरण को प्रभावित करता है और सूर्य से आने वाले वह ऊर्जा वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन आतपन कहलाती है। ठीक है, यानी सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी क्या कर लेती है बेटा, रोक लेती है, उसे आतपन कहलाती है। आतपन यानी सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। ठीक है, अब हम क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। यानी किसी भी तापमान को मापते हैं ना, कितना टेम्परेचर, कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है, कितना डिग्री केल्विन है। ठीक है, सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं। तो तापमान को मापने का जो मानक इकाई है डिग्री सेल्सियस है, और इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से आपने पता चल गया, सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इतनी बातें आपको पता चल गई। अब हम आगे चलते हैं। समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ पर क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाए तो ये इतनी गर्म हो जाए कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी।
गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें और धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊर्जा मुक्त हो जाती हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। अब पढ़ते हैं वायु दाब को। ठीक है, वायु दाब क्या होता है इसको जानते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। ठीक है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है कि क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। चारों तरफ से वायु का दाब लगेगा और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। हमारा जो शरीर है वो विपरीत बल लगाता है। तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भाग द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। यानी बहुत बड़ी डेफिनेशन और अच्छी डेफिनेशन, खूबसूरत डेफिनेशन लिखी हुई है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा, पृथ्वी पे की सतह है और उस पे जो वायु है, वायु के भार के जो द्वारा लगाया गया दाब जो है उसी को हम वायु दाब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने से ऊपर दाब तेजी से गिरने लगता है और समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ठीक है, एक और बात, समुद्र स्तर पर वायु दाब कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, सम होता है, तो सर्वाधिक होता है। ठीक है, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिक वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप अ, यहाँ भारी होती है। ठीक है, फलस्वरूप यह भारी भी होती है। भारी वायु निमाजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। एक और महत्वपूर्ण बात, वायु किधर से किधर को गमन करती है, तो उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। ठीक है, पवन, पवन यानी हवा। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। यानी आप पवन को काम करते देख सकते हैं, जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती हुई अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी देखा क्या? हमेशा देखते हैं आप। आगे बात करते हैं, तो कभी कभी पवन इतनी तेज हो जाती है इसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया ही होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का जो ये पवन और उसके बाकी बचे हुए हिस्से हैं वो दूसरे वीडियो के अंदर पार्ट 2 करके मैं बना दूंगा, जिसमें आप लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद।